हेलो स्टूडेंट, बीए प्रथम वर्ष का आज का हमारा टॉपिक है भू संतुलन। भू संतुलन सिद्धांत के अंतर्गत सबसे पहले हम भू संतुलन के बारे में समझेंगे कि भू संतुलन कहते किसे हैं। तो इसके नाम से ही अर्थ स्पष्ट हो रहा है, भू संतुलन अर्थात पृथ्वी पर किस प्रकार से संतुलन पाया जाता है, इसे ही हम भू संतुलन कहते हैं। भू संतुलन शब्द को अंग्रेजी में यानी आंग्ल भाषा में आइसोस्टेसी कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोस्टेसी। इस आइसोस्टेसी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के आइसोस्टेसी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के आइसोस्टेसियस से हुई है। किससे हुई है? आइसोस्टेसियोस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है समस्थिति। क्या होता है? समस्थिति। अर्थात पृथ्वी पर पर्वत, पठार, मैदान, विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां पाई जाती हैं। इस प्रकार से इसकी जो परिभाषा निकल कर आती है वो यह आती है कि परिभ्रमण करती हुई पृथ्वी के ऊपर विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का संतुलित अवस्था में पाया जाना ही भू संतुलन कहलाता है। भू संतुलन अंग्रेजी में आइसोस्टेसी शब्द से उत्पत्ति हुई है और इस आइसोस्टेसी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के आइसोस्टेसियस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है समस्थिति। सम यानी समान, यानी कि एक समान स्थिति। क्या अर्थ है समस्थिति का? एक समान स्थिति। एक समान स्थिति अर्थात परिभ्रमण करती हुई पृथ्वी के ऊपर विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का संतुलित अवस्था में पाया जाना ही भू संतुलन या समस्थिति कहलाता है। हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर निरंतर चक्कर लगा रही है और इस पर विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां पाई जाती हैं। पर्वत, पठार, मैदान, नदी, झील, तालाब, गर्त, इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां पाई जाती हैं। तो इन विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का संतुलित अवस्था में पाया जाना ही समस्थिति या आइसोस्टेसी कहलाता है। इस आइसोस्टेसी शब्द की जो सबसे पहले उपयोग किया गया था 1859 में किया गया था। कब किया गया था? 1859 में। लेकिन इसके बाद में 1889 में अमेरिकी भूगोलवेत्ता थे डटन महोदय ने इसके संबंध में अपना मत प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया, डटन महोदय का मत है कि इस धरातल पर जितने भी विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां जितनी भी अधिक ऊंचाई पर पाई जाती हैं, उतनी ही समुद्र तली में गहराई पर भी पाई जाती हैं। तब जाकर के एक संतुलन की स्थिति बनती है। इस संतुलन की स्थिति को ही हम समस्थिति के नाम से जानते हैं। अर्थात धरातल पर विभिन्न प्रकार की बड़ी बड़ी स्थलाकृतियां पाई जाती हैं, तो इसी प्रकार से समुद्र की तली गहराई में भी इनका जो संतुलन पाया जाता है, इस संतुलन को ही हम आइसोस्टेसी के नाम से जानते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि इस भू संतुलन सिद्धांत का प्रतिपादन किस प्रकार से हुआ था। हमारे अर्थ समझ आ गया, इसके बाद में भू संतुलन सिद्धांत का प्रतिपादन किस प्रकार से हुआ था। तो देखिए, भारत के अंतर्गत हिमालय क्षेत्र का अक्षांश और देशांतरों का निर्धारण का कार्य चल रहा था। भारत में हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत सिंधु गंगा के जो मैदान हैं, उनमें अक्षांश और देशांतरों के निर्धारण का कार्य चल रहा था। सन 1859 की बात है, जब भारत के सर्वेयर जनरल थे जॉर्ज एवरेस्ट। किसके निर्देशन में ये कार्य चल रहा था? भारत के सर्वेयर थे जॉर्ज एवरेस्ट। जॉर्ज एवरेस्ट के निर्देशन में यह कार्य चल रहा था और उस क्षेत्र का जो स्थान था, उसका स्थान था कल्याण में कल्याणपुरा नाम। जो गांव थे, उनसे अक्षांश और देशांतरों का निर्धारण किया जा रहा था। और किस विधि के आधार पर किया जा रहा था? त्रिभुजीकरण और भौगोलिक, दो प्रकार की विधियों को काम में लिया गया, त्रिभुजीकरण विधि और भौगोलिक विधि। अर्थात 1859 में सर्वेयर जनरल जॉर्ज एवरेस्ट के निर्देशन में हिमालय क्षेत्र में अक्षांश और देशांतरों के निर्धारण का कार्य चल रहा था और यह निर्धारण का जो कार्य था वो खगोलीय विधि और भौगोलिक विधि के माध्यम से किया गया था। और इसके आधार पर जब उन्होंने अक्षांश और देशांतरों का निर्धारण किया तो उसमें 5.236 सेकंड का अंतर आया। कितना आया? 5.236 सेकंड का अंतर आया। इसका जो कारण जब अध्ययन किया कि ये अंतर क्यों आ रहा है हिमालय के अक्षांश और देशांतरों के निर्धारण में, तो इसका जो कारण पता चला, उसमें यह पता चला कि जो हिमालय क्षेत्र है वो कल्याण में कल्याणपुरा नामक स्थान से 60 मील की दूरी पर स्थित है। कितनी मील की दूरी पर? 60 मील की दूरी पर स्थित है। इसीलिए यह 5.236 का अंतर, 236 सेकंड का अंतर आ रहा है। जब यही बात एरी महोदय के सामने रखी गई, एरी और प्राट मुख्य रूप से भू संतुलन सिद्धांत के महत्वपूर्ण प्रतिपादक हैं। जब यह बात एरी महोदय के सामने रखी गई तो उन्होंने बताया कि हिमालय की निकटता के कारण यह 5.236 सेकंड का अंतर आ रहा है। किसकी निकटता के कारण? एरी
महोदय ने कहा कि हिमालय की निकटता के कारण यह अंतर 5.236 का आ रहा है, लेकिन जब यही बात प्राट महोदय के सामने रखी, किसके सामने रखी? प्राट महोदय के सामने रखी, तो उन्होंने बताया कि हिमालय की जो चट्टानें हैं वो मुख्य रूप से सियाल से बनी हुई हैं। किससे बनी हुई है? सियाल से, क्योंकि महाद्वीपीय भाग सियाल का बना होता है और महासागरीय भाग सीमा का बना होता है। तो हिमालय पर्वत की जो चट्टानें हैं वो सियाल से बनी हुई है, इसीलिए यह अंतर 5.236 का ना होकर के कितना बताया था प्राट महोदय ने? 15.885 सेकंड होना चाहिए। अतः उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि हिमालय पर्वत अपनी पूर्ण आकर्षण शक्ति का प्रयोग नहीं कर रहा है, इसीलिए यह इतना कम अंतर आ रहा है, जबकि आना चाहिए 15.885 का अंतर आना चाहिए। इसके संबंध में उन्होंने अपने मत भी प्रस्तुत किए थे कि हिमालय अपनी आकर्षण शक्ति का प्रयोग कम कर रहा है। इसके निम्न कारण हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि जो हिमालय का आंतरिक भाग है हो सकता है वो खोखला हो, इनकी हिमालय पर्वत जो बना हुआ है उसके आंतरिक भाग में जो चट्टानें वो कैसी हो? खोखली हो। लेकिन इस मत का विद्वानों ने खंडन कर दिया, क्योंकि खोखली वस्तु इतनी अधिक ऊंचाई पर नहीं टिक सकती है। क्या टिक सकती है? हिमालय की जो ऊंचाई है 8,848 मीटर की है, तो इतनी अधिक ऊंचाई की कोई भी वस्तु खोखली होगी तो क्या इतनी अधिक ऊंचाई पर रुक सकती है? नहीं रुक सकती। इसीलिए उनके इस मत का खंडन कर दिया। फिर उन्होंने अपना दूसरा मत प्रस्तुत किया कि हो सकता है हिमालय से जो बनी चट्टानें हैं वो कम घनत्व वाली हों, इसीलिए इसका अंतर 15.885 सेकंड आना चाहिए। इसके बाद उन्होंने कहा कि पृथ्वी के आंतरिक भागों में एक ऐसा कोई तल होगा जिसके ऊपर जितनी भी स्थलाकृतियां हैं वो संतुलित अवस्था में पाई जाती है। तो पृथ्वी के अंदर ऐसा कोई क्षतिपूर्ति तल या समतोल तल होगा जिसके ऊपर विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां हैं वो संतुलित अवस्था में पाई जाएंगी, और इस समतोल से ही इस शब्द की उत्पत्ति हुई है, समस्थिति की। यहीं से इस सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ है। तो प्राट महोदय ने अपने मत के प्रतिपादन में क्या कहा था कि हो सकता है हिमालय का आंतरिक भाग खोखला हो, लेकिन इस मत का खंडन कर दिया। इसके बाद उन्होंने कहा कि हिमालय से जो बनी चट्टानें हैं वो कम घनत्व की होंगी, इसीलिए वो कम आकर्षण शक्ति का प्रयोग कर रहा है। लेकिन इसके बाद में उन्होंने यह भी बात कही कि पृथ्वी के आंतरिक भागों में ऐसा कोई न कोई तल तो अवश्य होगा जिस पर जितनी भी प्रकार की स्थलाकृतियां ये संतुलित अवस्था में पाई जाती है। तो इस तल को उन्होंने क्षतिपूर्ति तल या समतोल तल, इसीलिए प्राट महोदय की जो संकल्पना है उसे क्षतिपूर्ति तल या समतोल तल संकल्पना के नाम से भी जानते हैं। इस प्रकार से उन्होंने बताया कि ऐसा कोई तल होगा जिसके ऊपर विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां अपनी संतुलित अवस्था में पाई जाती है। इसके बाद में प्राट और एरी महोदय ने अपने मतों का प्रतिपादन करने के बाद एरी ने अपनी संकल्पना प्रस्तुत की। एरी महोदय ने अपनी संकल्पना प्रस्तुत की, उसका अध्ययन करेंगे। एरी की संकल्पना। एरी की संकल्पना के अंतर्गत एरी महोदय बताते हैं कि हिमालय का आंतरिक भाग खोखला नहीं हो सकता। हिमालय का आंतरिक भाग खोखला नहीं हो सकता क्योंकि जो हमारी भूपर पट्टी है वो अधिक घनत्व वाले अधः स्तर पर तैर रही है। अर्थात अधिक घनत्व वाली भूपर पट्टी किस पर तैर रही है? अधः स्तर पर, यानी कि सियाल सीमा पर तैर रही है। ये बात मैंने आपको जो चट्टान टॉपिक पढ़ाया था उसमें स्वेस का मत भी बताया था कि स्वेस महोदय ने पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसको 3 भागों में बांटा था, सियाल, सीमा और निपे। क्योंकि सियाल का घनत्व कम है, सियाल मुख्य रूप से महाद्वीपीय भाग होते हैं, और जबकि सीमा से बने हुए भाग जो महासागरीय भाग कहलाते हैं। और जो अधिक घनत्व वाली वस्तु पर कम घनत्व वाली वस्तु तैरती है, सियाल किस पर तैर रही है? इन्होंने बताया सियाल सीमा पर तैर रही है, यानी कि सियाल का घनत्व कम होने के कारण और सीमा का घनत्व अधिक होने के कारण सियाल सीमा पर तैर रही है। और इस प्रकार से जब महाद्वीपीय भाग पर यानी कि अधः स्तर पर भूपर पट्टी तैर रही है, तो इस प्रकार से उन्होंने बताया कि कोई भी वस्तु तब तैर सकती है जब उसका एक भाग ऊपर और उसका 9 गुना भाग नीचे होगा। कोई भी वस्तु तब संतुलित अवस्था में पाई जाती है जब उसका एक भाग तो ऊपर और 9 भाग नीचे, तब जाकर के नीचे यानी समुद्र की तली में आंतरिक भागों में तो एक भाग ऊपर और 9 गुना भाग नीचे होगा, तब जाकर के कोई भी वस्तु संतुलित अवस्था में पाई जाती है। उन्होंने बताया जिस प्रकार से पानी में तैरती हुई एक नाव, जैसे कोई नाव है,
नाव पानी में तैरती है, नाव पानी में तैरती है तो वो तब संतुलित अवस्था में पाई जाएगी जब उसका एक भाग ऊपर और 9 भाग उसके पानी यानी जल के अंदर डूबा हुआ होगा। यानी कि कब पाई जाएगी? जब उसका एक भाग ऊपर और 9 गुना भाग उसका जल में डूबा हुआ पाया जाएगा, तब वो संतुलित अवस्था में पाई जाएगी। मुख्य रूप से एरी महोदय ने आर्किमिडीज के तैराक सिद्धांत या जिसे हम कह सकते हैं प्लम्बर नियम का सिद्धांत का सहारा, प्लम्बर नियम सिद्धांत का सहारा लिया और उन्होंने बताया कि हर एक वस्तु, इस धरातल पर जितनी भी वस्तुएं पाई जाती है उसका एक भाग ऊपर और 9 गुना भाग नीचे पाया जाएगा, तब जाकर के वो संतुलित अवस्था में पाई जाएगी। तो उन्होंने अपने सिद्धांत को समझाने के लिए नाव का भी सहारा लिया, नाव का उदाहरण दिया। इसके अलावा उन्होंने एक उदाहरण दिया और उस उदाहरण में विभिन्न काष्ठ की लकड़ी के जो टुकड़े होते हैं, विभिन्न लकड़ी के टुकड़ों का सहारा लिया। उन्होंने एक आयताकार बर्तन लिया, एक आयताकार बर्तन में जल भरा। उन्होंने अपने सिद्धांत को एक उदाहरण के माध्यम से समझाया। एक आयताकार बर्तन लिया और इस आयताकार बर्तन में जल भरा और उन्होंने बताया ये जो काष्ठ के टुकड़े हैं अलग अलग घनत्व के हैं। ये काष्ठ के टुकड़े समान घनत्व के हैं और ये समान घनत्व के टुकड़े हैं, ये गहराई में अलग अलग पाए गए। गहराई में अलग अलग पाए गए। देखिए ये समान काष्ठ के टुकड़े हैं, काष्ठ के टुकड़े। एक आयताकार बर्तन लिया, इसमें जल भरा और इसमें समान घनत्व के काष्ठ के टुकड़े लिए और ये काष्ठ के टुकड़े विभिन्न गहराइयों पर पाए गए थे। जैसे ही डुबोए उन्होंने, जब जल में छोड़े तो विभिन्न गहराइयों में पाए गए थे। तो इन्होंने बताया कि जो समान काष्ठ के जो टुकड़े हैं वो विभिन्न गहराइयों में पाए गए। इसके आधार पर जो इनकी संकल्पना प्रतिपादित हुई थी, समान घनत्व मगर गहराई में विभिन्नता। क्या सिद्धांत? समान घनत्व परंतु गहराई में विभिन्नता। समान घनत्व है और इस समान घनत्व के अंतर्गत गहराई में इनमें विभिन्नता देखने को मिलती है, क्योंकि इनका 1/2 भाग ऊपर है तो इनका 9 गुना भाग नीचे पाया जाएगा। 1/2 भाग ऊपर तो 9 गुना भाग नीचे पाया जाएगा। तो उन्होंने अपने सिद्धांत में यही कहा था कि जिस प्रकार से कि हिमालय के अंतर्गत जो अंतर आ रहा है उसका भी यही कारण है और हिमालय तभी जाकर के संतुलित अवस्था में है। हिमालय का एक भाग ऊपर है और उसका 9 गुना भाग नीचे है। वो कैसे? हिमालय की ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर और इसका अगर 9 गुना भाग करें, इनकी गहराई में कितनी है? 9 गुना। अगर गहराई में इसके आंतरिक भागों में जड़ प्रविष्ट है तो इसकी गहराई होनी चाहिए 79,632 मीटर। 79,632 मीटर के अंदर इसकी आंतरिक भागों में जड़ प्रविष्ट होंगी, तब जाकर के यह संतुलित अवस्था में पाया जाएगा। इस प्रकार से एरी महोदय ने अपने मत का प्रतिपादन किया था। उन्होंने अपने उदाहरण में यही समझाया था, समान घनत्व के काष्ठ के टुकड़े लिए, इन्हें पानी में डुबोया और ये विभिन्न अलग अलग प्रकार की गहराइयों में आए, क्योंकि इनका आयतन अलग था, इसीलिए ये विभिन्न प्रकार के इनकी गहराई अलग अलग पाई गई। तो एक भाग इनका ऊपर और 9 गुना भाग नीचे, तब जाकर के ये संतुलित अवस्था में मुख्य रूप से टिक सके थे। इसी प्रकार से उन्होंने इस उदाहरण के माध्यम से हिमालय पर्वत की वास्तविक स्थिति को बताने का प्रयास किया कि हिमालय पर्वत की ऊंचाई 8,848 मीटर है, तो ये पृथ्वी के आंतरिक भागों में इसकी जड़ें 79,632 मीटर की गहराई पर पाई जाएंगी, तब जाकर के ये संतुलित अवस्था में। लेकिन इनकी एक आलोचना भी हुई थी, क्योंकि माना गया है कि 32 मीटर की गहराई पर, कितनी? 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि होती है। कितनी होती है? 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में। अगर इस आधार पर हम देखें 79,632 मीटर की गहराई पर कितने तापमान में बढ़ोतरी होगी, तो तापमान अत्यधिक पाया जाएगा और अधिक तापमान के कारण वो चट्टानें मुख्य रूप से ठोस अवस्था में ना पा करके फिर कैसी पाई जाएंगी? तरल पाई जाएंगी और तरल होने के कारण कोई भी तरल वस्तु इतनी अधिक ऊंचाई पर नहीं टिक सकती है। इस आधार पर इनकी आलोचना भी हुई थी। तो यह है हमारी एरी महोदय की संकल्पना।